मशरिक़ वस्ती की बदलती हुई सूरत हाल, पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त उसी तरफ मरकूज़। रात की सिचुएशन के बाद एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि अगर बेटर सेंस डज़ नॉट प्रिवेल तो मुख्तलिफ और ममालिक शायद यकीनन अपना जो राइट ऑफ रिटेलिएशन को एक्सरसाइज करते हुए इस जंग में मज़ीद बढ़ावा तो नहीं देंगे, लेकिन वी आर सीइंग कि इस वक्त जंग बंदी की तरफ मामला जा रहे हैं। सिचुएशन क्या बनी है, क्या ये इंडिया है देरपा अमन का? दैट इज़ ऑल्सो अ बिग क्वेश्चन। आइए ज़रा इसको लेके चलते हैं। हमारे साथ मौजूद है खालिद साहब, अगेन अ वेरी प्रोमिनेंट डिफेंस एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपकी का। किस तरह देखते हैं इस सिनेरियो को, और क्या अंडर एस्टिमेट किया था अमेरिका ने, इजराइल ने ईरान की डिफेंस सलाहियतों को, जिस तरह उसने कल दोबारा से हम देखते हैं कि अल उदैद एयरबेस पे हमला किया है, इजराइल की तेल अवीव पे और हाइफा पे जो हमले हैं वो उसी तरह जारी और सारी हैं। क्या ये अनएक्सपेक्टेड था इजराइल और अमेरिका के लिए? जी, बहुत शुक्रिया मिस्टर इकबाल, ऑलवेज अ प्लेयर बीइंग विद यू। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मेरी नज़र में भी ऐसा ही है कि ये एक अनप्लेजेंट सरप्राइज था यूएसए के लिए और ख़ास तौर पर इसराइल के लिए। बिकॉज जो पहले दिन जितनी यूनिलैटरल किस्म की जो बॉम्बिंग उन्होंने की थी 200 जहाज़ों के साथ 13 तारीख को, जी। और बैक्ड बाय यूएसए विद एयर टू एयर रिफ्यूलर, फैसिलिटेटेड बाय द कंट्रीज रूट जो मिडल ईस्ट में है, जॉर्डन, पॉसिबली इराक, ये मुल्क को रूट लिया गया था। उन्होंने सोचा था कि इतनी मैसिव डिस्ट्रक्शन न सिर्फ हवा में उन्होंने हवा से कॉज की, बल्कि उन्होंने ज़मीन पर, आपने नोट किया होगा कि उनकी स्पिरिचुअल लीडरशिप, उनके मिलिट्री टॉप कमांड और उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट सबको टारगेट किया और उनको नॉकआउट किया, एलिमिनेट किया। और उनका ख्याल ये था कि ये पंच या ब्लो है, ये ईरान बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और बहुत जल्द घुटने टेक देगा या ऐसे कॉम्प्रोमाइज पर तैयार हो जाएगा जो सुपरली इन फेवर होंगे इसराइल के और बैक बाय अमेरिका के। मैं प्लेजेंटली सरप्राइज था एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री और स्ट्रैटेजी कि उन्होंने 24 घंटे में कम बैक किया और रिटेलिएशन शुरू की, और उसके बाद उन्होंने मिसाइल मारने शुरू किए और उनके एयर डिफेंस नेटवर्क को। मैं अगर 1 मिनट देंगी तो मैं व्यूअर्स को आपको बताना चाहूंगा कि वो कितने फेवरेबल एनवायरनमेंट में इजरायली आए थे, जैसे मैंने कहा उनके वॉर प्लेन्स आए थे, हिट किया था, और कितने अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में ईरानियन ने हमला किया। जो ही ईरान अपना मिसाइल फायर शुरू किए थे, सबसे पहले उनको पर्शियन गल्फ में जो अमेरिकन वॉरशिप्स हैं वो इंटरसेप्ट करते थे, उनके पास कैपेबिलिटी है। जब वो इराक और खास तौर पे जॉर्डन की सरहद में दाखिल होते थे, वो वेपन्स तो जमीन से उनको इंटरसेप्ट किया जाता था, बिकॉज वहां भी ये डिफेंस नेटवर्क अमेरिकन बाइस्ड है और अमेरिकन फैसिलिटेटेड है। फिर अब रेड सी से फायर किया जाता था उनको वॉरशिप्स के ऊपर, और सबसे बढ़कर ईस्टर्न मेडिटेरियन पर जब वो इसराइल के करीब पहुंचते थे तो वहां से फायर किया जाता था। तो ये तो एयर से डिफेंड करने का एक वन ऑफ द रेजिस्टेंस जो क्रिएट की जाती थी, सीरीज थी, एक नहीं थी। अब आते हैं क्विकली ऑन ईरान का जो मिसाइल जब इसराइल पर पहुंचता है तो फिर क्या होता है। देखिए, उन्होंने 4 किस्म के अपने डिफेंस लेयर की हुई थी, एरो 3, एरो 2 और एरो 1। डिटेल्स में मैं जा नहीं सकता, शायद आपके पास टाइम नहीं होगा, लेकिन सिर्फ ये मैं बता दूं कि स्पेस से लेकर या एटमॉस्फेयर से लेकर मीडियम लेवल तक उनके जितने मिसाइल आने की कैपेबिलिटी थी, एरो 3, एरो 2 और एरो 1 करते थे। और डेविड स्लिंग उनका एक और नेटवर्क था इससे पहले के सुपरली नोन आयरन डोम एक्शन में आता था। ये आयरन डोम वो था जो 4 से लेकर 70 किलोमीटर तक इंटरसेप्ट करता है आने वाले किसी भी वेपन्स को, बैलिस्टिक मिसाइल को, किसी प्रोजेक्टाइल। जहां ईरान ने कामयाबी हासिल की, जो मैं अभी तक विजुलाइज कर पाया हूं, वो ये है, ईरान ने पहले अपने सस्ते और इकोनॉमिकल ड्रोन्स फेंके जो लेस कॉस्टली थे, लेस डैमेजिंग थे। लेकिन क्योंकि इसराइल को ये मालूम नहीं था कि ये कितने सवेर आ रहे हैं, उन्होंने हर मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, नॉट बिकॉज डैमेज अलोन के डैमेज क्या कॉज करेंगे, बिकॉज ऑफ द मिथ दैट दे हैड क्रिएटेड। उन्होंने माइट क्रिएट किया हुआ था, एक एगो क्रिएट किया हुआ था, लोगों के एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट किया हुआ था कि एनीथिंग कमिंग इनटू इसराइल विल नॉट लैंड ऑन इसराइल सरफेस, या जमीन पर उतरेगा नहीं। तो उन्होंने हर एक को इंटरसेप्ट किया। और ईरान की ये स्ट्रैटेजी जो मुझे अभी तक समझ आई है, उन्होंने बड़ा इकोनॉमिकल मिसाइल ड्रोन फेंके, और उसके बाद आपने नोट किया होगा कि तीसरे चौथे दिन जाकर उन्होंने सिजील, जिसका नाम लिया जा रहा है, और जो एक खुर्रम शहर चहारुन, ये एक मिसाइल का नाम उन्होंने रखा है, पूरा खुर्रम शहर 4 हम उसको कह सकते हैं। खुर्रम शहर, आपके व्यूअर्स के स्थाने के लिए बताता चलूं कि खुर्रम शहर ईरान और इराक की जंग के दौरान बड़ा कमसान की यहाँ लड़ाई हुई थी और बड़ा ये नोन है शहर उनका, खुर्रम शहर। उसके नाम पर उन्होंने 1, 2, 3, 4 मिसाइल बनाए हैं। अभी तक ईरान ने नहीं डिस्क्लोज किया कि उन्होंने सिजील फायर किया था या खुर्रम शहर 4 फायर किया था। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चौथे दिन, 5वें दिन जाके उन्होंने हाइपर बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च करने शुरू कर दिए। हाइपर को इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज ये आवाज की रफ्तार से 4-5 गुना ज्यादा उड़ता है, जिसका मतलब है तकरीबन 5 से
6000 किलोमीटर की स्पीड पर आता है। अब मुझे लगता है तीसरे चौथे दिन जाकर इसराइल ने रियलाइज किया कि असल मिसाइल की फायरिंग या डैमेजिंग मिसाइल तो अब आना शुरू हैं और वो मुझे इंटरसेप्ट करने भी मुश्किल लग रहे हैं, एक बात। दूसरी बात एक और नोट करें कि उन्होंने राशनिंग शुरू करनी पड़ी चौथे पांचवें छठे दिन के बाद, बिकॉज उनको लगा कि हर आने वाले को हमें असेस नहीं करना चाहिए एज द मोस्ट लीथल। की वजह से उनको ये पहली दफा सरप्राइज मिला कि अभी तो शायद ईरान और भी कुछ अनफोल्ड कर रहा है। तो कमिंग बैक टू द कंक्लूजन कि ये मेरा ख्याल है एक प्रोहिबिटिव प्राइस जो मैं डे वन से यूज करता हूँ लफ्ज, ईरान ने भी इम्पोज बैक की कि अगर हम कीमत देंगे 200 जहाजों की आने की, अपने लीडरशिप की, अपनी मिलिट्री लीडरशिप की, अपने न्यूक्लियर साइंटिस्ट की, तो तुम्हें भी प्राइस देनी पड़ेगी। बिल्कुल, दैट वाज अ क्लियर मैसेज खालिद साहब। लेकिन दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एनालिसिस दैट यू गिविंग अस, और मुझे नहीं लगता कि हमने इसके बारे में पहले इतनी कभी बात की है या मैंने किसी और चैनल पर सुना है। मुझे ये बताइए कि व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ इंटरसेप्टिंग अ मिसाइल? यानी जब हम कहते हैं कि हम इतना ज़बरदस्त और मौसर किस्म का एक डिफेंस सिस्टम बनाते हैं जिसमें हम तमाम इस तरह की जो ख्वाहिश रखने वाले या अटैक आने वाले मिसाइल्स उनको इंटरसेप्ट करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तान के सिनेरियो में भी आप ही के साथ मेरी डिस्कशन हुई थी कि जब लोगों ने कहा कि इंडियन ड्रोन्स यानी रशियन मेक के इजरायली मेक के जो ड्रोन्स इंडिया भेज रहा है वो पाकिस्तान ने इंटरसेप्ट क्यों नहीं किए, एंड वी रियलाइज कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज़ आल्सो मैप आवर डिफेंस सिस्टम। क्या इजराइल भी इसी तरह रैशनिंग शुरू कर रहा है? हैज़ ईरान बिन एबल टू डिसाइफर कि कहाँ कहाँ कमियाँ मौजूद हैं अपने पहले उन्होंने जब ड्रोन्स, और आपने कहा कि इकोनॉमिकल जो वॉरफेयर पहले उन्होंने उससे भेजा, क्या उसकी वजह से उसको एक क्लियरर पिक्चर मिल गई है? प्लीज़ इस पर आपका कॉमेंट चाहूँगी। जी थैंक यू, आपने मुझे भी याद दिला दिया कि मैंने कहा था जब इजरायली ड्रोन यहाँ आ रहे थे तो आपने सवाल किया था क्यों हम 100% को इंटरसेप्ट नहीं करते, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि दुनिया में कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जो प्रेग्नेबल ना हो। उस वक्त कहा था, मुझे नहीं पता था कि चंद दिन में इजराइल का द बेस्ट टॉप वर्ल्ड ऑर्डर का जो डिफेंस सिस्टम है वो भी नाकाम होगा, और वो मेरी बात को सपोर्ट करेगा कि देखिए पॉसिबल नहीं है कि आप जीरो टॉलरेंस रखें और दुनिया का कोई मिसाइल आ ही नहीं सकता। पहली बात तो ये। आपने दूसरा सवाल ये किया था शुरू में कि इसकी कॉस्ट कितनी होती है, कितना महंगा पड़ता है और ये कैसे पेनिट्रेट किया जाता है। मैं पहले बताता हूँ कैसे इसकी ट्रैकिंग कैसे की जाती है, इसको ले जाया कैसे जाता है। तो सस्ते मिसाइल फायर करने का जो शुरू में इकोनॉमिकल मैं कह रहा हूँ, कॉस्ट वाइज कह रहा हूँ, जो ईरान ने फायर किए उनके दो मकसद थे। एक तो था कि इजरायली एयर डिफेंस को डिप्लीट करना या एग्जॉस्ट करना, एक बात तो ये थी, और एक वो ये भी टेस्ट करना चाहते थे कि हमारे कामयाबी की परसेंटेज कितनी है। नंबर 3 वो ये चाहते थे कि जिसको हम कहते हैं कॉरिडोर्स बनाना। कॉरिडोर ऐसे बनाए जाते हैं कि आप एक ट्रैक करते हैं तो उसको फॉलो करते हैं और ये गैप्स ढूंढते हैं एनिमी एयर डिफेंस के दौरान, आपको दरमियान में कहीं मिले तो। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जो लोग आर्मी की या लैंड फोर्सेस की जुबान समझते हो, जैसे माइंस बिछाई जाती हैं और माइंस बिछाने के बाद उनको टेस्ट किया जाता है, और अगर आप माइंस को अबूर करने वाले मुल्क हो या फौज ऐसी हो तो फिर फौज क्या करती है कि माइन को ट्रेस करती है, फिर एक ट्रैक बनाती है कि किस जगह पर माइंस जो लैंड माइंस लगाई गई हैं वो मिनिमम है और हम कौन सा रूट फॉलो करते हुए बेहतर सेफ्टी के साथ दुश्मन के अंदर एंटर हो सकते हैं, माइंस को बचते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ईरान ने किया। ईरान ने ये किया कि पहले सस्ते मिसाइल फेंके, इकोनॉमिकल फेंके, जिसका डैमेज तो इतना नहीं था, उनके डिप्लीट कराए। दूसरा मैंने कहा कि उन्होंने कॉरिडोर सेलेक्ट किया अपने लिए कि हम ये कॉरिडोर सेफ है, अगर इस एंगल से हम भेजें। आपने नोट किया परसों ईरान ने क्या कहा था? ईरान ने कहा था कि हमने स्ट्रैटेजी चेंज की है और उनको डिसीव करने में कामयाब हो गए हैं उनके डिफेंस सिस्टम को। वो इसी चीज को रेफर कर रहे थे कि अब हमने लूप होल्स ढूंढ ली, जो मेरा मानना ही है, जाहिर ऑफिशियली तो नहीं बताएंगे वो। उन्होंने यही किया था कि हमने वो ट्रैक ढूंढ लिए हैं या हमने वो रूट ढूंढ लिए हैं जहां से हमारे मिसाइल आप तक सेफली पहुंच सकते हैं। कमिंग टू द कॉस्ट, जो आपने पूछा कि कितना महंगा होता है, ये जो इजराइल के खिलाफ ईरान ने इस्तेमाल किए हैं ड्रोन, ये तकरीबन एक उनको कॉस्ट करता है $50,000 से $2 लाख था। अच्छा, अब आते हैं कि जब ईरान 100 के करीब मिसाइल फायर करता है तो अगर ये 100 मिसाइल यहां से फायर होते हैं तो मैं एस्टिमेट लगा रहा था तकरीबन आप सोचिए $1 बिलियन इजराइल को खर्च करने पड़ रहे हैं। जो इनिशियली सस्ते ड्रोन थे, आप इमेजिन कर ले, तकरीबन $300 मिलियन तो उनको वन गो में, वन बर्स्ट में करना पड़ता था, बिकॉज उनके ऐसे मिसाइल उनके पास हैं। ऑब्वियसली एक थर्ड है THAAD, टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरियल डिफेंस। ये अमेरिका ने 2019 में डिप्लॉय किया था एक वॉर गेम के नाम पर इजराइल में, और फिर इजराइल को इतना पसंद आया कि उसने इतनी इनसिक्योरिटी क्रिएट की कि अमेरिका को कहा कि ये तो आप इधर ही छोड़ दें, क्योंकि ये तो असल में तो ये है हमारे, वो भी डिप्लॉयड था। सही। जिसका हम जिक्र नहीं करते, जिसका मैंने कहा कि ये 3 मैंने एरो किए हैं, 1 2 3, फिर मैंने डेविड स्लिंग कहा है, फिर मैंने आयरन डोम कहा है, फिर थर्ड का पूरा नेटवर्क भी था। तो ये इजराइल को बहुत महंगा पड़ रहा था।
और आपने नोट किया होगा एज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी इजराइल ने बड़ी कामयाबी से अमेरिका को इसमें इन्वॉल्व किया जी। वो दो वजह से किया, एक तो ह्यूमिलेशन या एम्बैरेसमेंट्स को जो हो रही थी, एक वो डाइवर्ट करना चाहता था अटेंशन उसकी, और दूसरा कॉस्ट बेरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अमेरिका को चाहता था कि जब जंग बंद होगी तो फिर मैं अमेरिका के सामने शोर कामयाबी से बचाऊंगा कि मेरा तो बचा कुछ नहीं है, मेरे पास अब रह कुछ नहीं गया। और इस हकीकत के बावजूद सिद्रा कि ये पिछले 78 सालों में जब से इजराइल आजाद हुआ है, अमेरिका ने इजराइल को जो एड दी है मिलिट्री हार्डवेयर के सेंस में, वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। $200 बिलियन की एड दी है 78 सालों में। और आप नजर करना चाहें कि नेक्स्ट किसको दी है, नेक्स्ट टॉप एड किसको मिली है, वो इजिप्ट को मिली है, ओनली 50 बिलियन एज कंपेयर्ड टू 260 बिलियन, और वो कई गुना ज्यादा है। खालिद साहब, थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस कंपैरिजन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और जैसे आपने कहा कि जो गैप्स तलाश करने की ख्वाहिश थी, यही ख्वाहिश इंडिया ने पाकिस्तान पे डिप्लॉय करने की कोशिश की थी, जिसको हमने नाकाम बनाया। सो दीज आर द वॉर गेम्स, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये डॉलर वैल्यू में या आपके मिलिट्री के लिए ये कॉस्ट नहीं होती, इसकी कभी कभार आपकी सियासत को, आपके पब्लिक सेंटिमेंट को भी कीमत अदा करनी पड़ती है। आमिर ज़िया साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आमिर हमें ज्वाइन करने के लिए। आमिर, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि अमेरिका में पहले तो उन्होंने कर्ब करने की कोशिश की, जिसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक का नाम आया कि अगर गज़ा के लिए कोई प्रोटेस्ट करता है तो, और ख़ास तौर पर फॉरेन स्टूडेंट होता है, तो ना सिर्फ उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, उसका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। कल ट्रंप के इस हमले के बाद, यानी जो 21 जून को उन्होंने हमला किया रात के वक्त, उसके बाद हमने देखा कि बड़ी तादाद में प्रोटेस्टर्स अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में निकले और सवाल किया प्रेसिडेंट ट्रंप से कि आप तो अमन की बुनियाद पे आपने वोट्स लिए थे, दुनिया में जंग बंदी का आपने नारा लगाया था। पुरानी ट्वीट्स प्रेसिडेंट ट्रंप की निकल के बाहर आ गई, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ओबामा सिर्फ और सिर्फ जंग जीतने के लिए ईरान से, यानी इलेक्शंस जीतने के लिए ईरान से जंग करना चाहते हैं। सो नाउ कारमा हैड ब्रॉट हिम इन द सेम एग्जैक्ट स्पॉट। अमेरिकन सेंटिमेंट इस वक्त क्या है गज़ा की सिचुएशन को देखते हुए? डू यू थिंक कि जो जंग बंदी हुई है उसका एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि देयर इज़ अ वेरी वेरी रियल पब्लिक प्रेशर इन अमेरिका ऑन प्रेसिडेंट ट्रंप टू मेक श्योर दैट देयर इज़ नो न्यू वॉर? ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा सिद्रा, के जो ओपिनियन था वो डिवाइडेड है, आज भी डिवाइडेड है। और ये आप देखिए हमेशा होता है कि जब इराक लड़ाई हुई थी, लिबिया के खिलाफ हुई थी, तो मगरबी ममालिक में उसकी मुखालफत में बड़े बड़े जुलूस निकले थे। मुस्लिम ममालिक से ज़्यादा बड़े जुलूस जो थे वो मगरब में, लंदन में निकल रहे थे और अमेरिका में निकल रहे थे। तो वहाँ पर एक एंटी वॉर जो है, कहते हैं लॉबी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन हकीकत ये होती है कि जो उस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट होती है वो चीज़ों को ड्राइव करती है। तो हमने देखा कि तमाम तर पीस लॉबी के बावजूद जो है आपको लगा कि जिन्होंने जो जंग चाही वो उन्होंने लड़ी और अपने मकासद उन्होंने वहाँ पे हासिल किए। तो यही सूरत हाल जो है इस बार भी रही है। ट्रंप के साथ बिल्कुल आप फरमाया आपने कि जनाब वो पीस का नारा लगा के हम जंग बंद, कहते हैं जंगें ख़त्म करने के नारे पर आए थे, और वो जंग में घसीट लिए गए या वो खुद जो है कहते हैं अपनी रजा के साथ जो उसमें शामिल हो गए। मैं समझता हूँ कि इसराइल ने जो है कि कहते हैं यूनिलैटरल तौर पे उस अमल का आगाज़ किया और अमेरिका को उन्होंने अपने साथ कहते हैं ना कि मिलने पे मजबूर किया। और ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि फौरन जो है मतलब सीज फायर हो गया कि ईरान जो है वॉक राइट इनटू द ट्रैप। जब इन्होंने कतर में जाके मतलब जहाँ पे अमेरिकन अड्डे को उन्होंने कोशिश की हमला करने की, लेकिन 14 में से 13 मिसाइल उनके इंटरसेप्ट हो गए, एक जो था कहीं वीरान मुकाम पे गिरा। और उसके बाद हमने देखा कि कतर में उसका एक बयान आया कि जी हम बदला लेने का महफूज रखते हैं। तो अगर ये जंग जारी रहती तो इसका जो वो था कहते ना कि थिएटर जो था वो बढ़ जाता। और हमें पता है कि ईरान जो है अमलन तौर के ऊपर उसकी डिप्लोमेटिक सपोर्ट थी, अमलन जो था वो तनहा खड़ा हुआ था। इसराइल उसके मुकाबले में आप देखें कि मगरबी ब्लॉक की उसको फाल हिमायत हासिल थी। और अगर ईरान जो है अमरीकी अड्डों को निशाना बनाता, चाहे वो सऊदी अरब होता है या यूएई होता है या कतर होता, तो आप देखते कि वहाँ पर भी जो है ईरान के लिए सेंटिमेंट जो था वो बदल जाता है। ये बिल्कुल मैं उसकी मिसाल यूँ दूंगा कि जब हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क ईरान ने कुछ अर्से पहले जो है पाकिस्तान में एक कैंप पे हमला किया, एलेस्ट कैंप पे दहशतगर्दी के, तो पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, ईरान में जाके पाकिस्तान ने मारा, क्योंकि कोई भी मुल्क अपनी सुवरेनिटी को वायलेशन बर्दाश्त नहीं करता। मगर आमिर एक और यहाँ पे सिनेरियो है, देखें पूरी दुनिया उसूली तौर पे ईरान के साथ खड़ी है और ये कहती है कि वाकई एज अ सॉवरेन स्टेट उसका ये हक पहुँचता है कि वो रिटेलिएट करे, और जहाँ पे वो हक बजाने में रिटेलिएट करने पे, क्योंकि इसराइल की और अमेरिका ने जो एग्रेशन दिखाई है इट इज़ अनकॉल्ड फॉर। बट एट द सेम टाइम ये जो मिलिट्री आपकी रेजिस्टेंस है और आपकी जो मिलिट्री माइट का इजहार ईरान कर चुका है,
isn't that a catch-22? It is like walking into the very trap, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यूरोपियन ममालिक ख़ास तौर पे G7 के बाद और इसके अलावा जिनीवा में होने वाली अक़वाम आलम की भी जो इस वक्त गुफ्तगू है, उसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि ईरान इज़ डिस्टेबलाइजिंग द इंटायर रीजन। और अभी हाल ही में यानी कल रात को जो अल उदैद एयरबेस पे ईरान ने हमला किया, अपनी सलाहियत का इजहार किया है, isn't that going to tighten the noose around Iran? What does this mean for Iran in the long run? जब आप रिटेलिएट करते हैं और यकीनन जब आपकी माइट प्रूव होती है, आपको इससे एक नेगोशिएशन एज मिलता है, मज़ाकरात की टेबल पे आपकी जो पोजीशन है वो स्ट्रेंथन होती है। बट हैज़ ईरान वॉक्ड इनटू अ ट्रैप? क्योंकि इस माइट को डेमोन्स्ट्रेट करते हुए कहीं ना कहीं उसने जो एक तासुर इज़राइल ने और वेस्टर्न ममालिक ने खींचने की, बनाने की कोशिश की थी कि ईरान इज़ द डिस्टेबलाइजर इन द रीजन, हैज़ इट वॉक्ड इनटू द ट्रैप? इस पर ज़रा बात करते हैं। हमारे साथ आमिर ज़िया साहब मौजूद हैं, खालिद साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों की मौजूदगी का। खालिद साहब, सबसे पहले आपका कमेंट ऑन दिस से, डू यू थिंक ईरान हैज़ वॉक्ड इनटू अ catch-22 और ईरान इज़ स्ट्रॉन्गर टुडे फॉर एनी काइंड ऑफ डायलॉग? देखिए, ओवरऑल सिद्रा, जब भी देखा जाता है आपने दो फ्रंट पे लड़ना होता है। एक टेंजिबल फ्रंट होते हैं जो मेजर किए जा सकते हैं और एक इनटेंजिबल होते हैं जो फैक्टर्स जो आप अचीव करना चाहते हैं वॉर में। जैसे मैंने कहा कि मिलिट्री हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं इंफीरियर था इजराइल के मुकाबले में। ईरान डैमेज भी ज़्यादा लिया, लेकिन इसने कामयाबी से ये मिथ तोड़ दी है कि जी इजराइल को हमला नहीं हो सकता, या उनका डिफेंस इस तरह का है। अच्छा, वो करने के बावजूद एक चीज़ और नोट करें कि जब भी आपने बिल्कुल ओपनिंग सेंटेंस बिल्कुल ठीक कहा कि जब जंग बंद होती है तो दोनों मुल्कों की या जितने भी कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होते हैं उनकी ये होती है कि बेहतर नेगोशिएशन टेबल पर आ सकें, बेहतर पोजीशन से, फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। ये हमें देखना पड़ेगा। अब पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ इस तरह नहीं होती है, वो कई डायमेंशंस उसकी होती हैं। ये नहीं कि जिसको मैं कहता होता हूँ टू इम्पोज अ वॉर प्रोहिबिटिव प्राइस ऑन द एनिमी। वॉर प्रोहिबिटिव प्राइस ईरान के पास ऑप्शन सिवाय ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल करने के अलावा था ही कुछ नहीं। एयरफोर्स आपने देख ले नेग्लिजिबल थी, नेवी डिप्लॉय नहीं हुई, लैंड फोर्सेस हो नहीं सकती थी इस सिनेरियो के अंदर। तो ये सारा देखते हुए जो आप ट्रैप कह रही हैं, मैं थोड़ा सा उससे डिसएग्री इस तरह करूंगा कि ईरान ने अपनी नेगोशिएशन की स्ट्रेंथ पहले दिन वाली, अगर पहले दिन सीज फायर हो जाती वो भी कॉम्प्रोमाइज थी। जिस दिन ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमले अमेरिका ने किए B2, उस दिन सीज फायर हो जाती, वो भी एक कॉम्प्रोमाइज और डिफेंसिव पोजीशन थी। जो कल इन्होंने ऑफेंस तो किया है नो डाउट, और मैं मोर ऑफ ए सिंबॉलिक था, मैं इसके नहीं मीनिंगलेस नहीं था, सिंबॉलिक मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि अगर मेजॉरिटी ऑफ द वेपन्स इंटरसेप्ट हो गए हैं, एक ही बेस को हिट किया है, और आई एम श्योर अमेरिका को पता था कि ये बेस पर हमला होगा ही होगा, बिकॉज वो सेंट्रल कमांड उस पे है, एयरफोर्स हेडक्वार्टर इस रीजन का उधर है, स्पेशल ऑपरेशंस का हेडक्वार्टर उधर है, 1200 लोग उधर हैं, जहाज उनके पास F-35, F-22, F-15 ये सारे जहाज यहीं पे डिप्लॉयड थे। तो अमेरिकन्स would not be unwise to keep everything there, knowing कि ये तो हिट बैक होगा हमारा ये, तो वो खाली करा लिया गया था। जिसका मतलब ये है कुछ इंटरसेप्ट एयर में हो गए मिसाइल्स, कुछ जमीन पर लैंड करने से पहले भी, और ग्राउंड पे कुछ था भी नहीं सिग्निफिकेंट, होना भी नहीं चाहिए था। अब मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने ये मैसेज दिया था कि वी हैव द पोटेंशियल टू एस्केलेट। एक्चुअली तो वो मैं वही अर्ज करता आ रहा हूँ थ्रू आउट। हमारे जो मई की वॉर हुई थी हिंदुस्तान के साथ, वो भी मैंने आपसे यही उस वक्त अर्ज किया था कि वॉर प्रोहिबिटिव प्राइस आपको इम्पोज करनी पड़ती है। हिंदुस्तान पर हमने 7 तारीख की सुबह 6-0 करके और 10 तारीख को इतनी हैवी टनेज फेंक कर भी हमने वॉर कंक्लूजन स्ट्रैटेजी निकाली थी कि हम इतनी प्राइस आपको डाल देंगे कि आपके लिए जंग सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। वही इंडिया पाकिस्तान का सिनेरियो यहाँ डुप्लीकेट करे कि ईरान वन साइडेड अगर सीज़फायर किसी स्टेज पे कर देता, पहले दिन जिस दिन 200 जहाजों ने हमला किया था, या बाद में जिस दिन न्यूक्लियर प्लांट इनके हिट हुए हैं, तो इनकी कॉम्प्रोमाइज थी एक नेगोशिएशन की, बल्कि ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट होनी थी। उन्होंने इन मुल्कों को एंगेज तो किया है नो डाउट, और हालांकि ईरान के बड़े अच्छे ताल्लुकात है कतर के साथ, लेकिन उन्होंने मैसेज कहीं और दिया है। मैसेज अमेरिका को दिया था कि हम इसको एस्केलेट करने की कैपेसिटी रखते हैं, रिजॉल्व रखते हैं, और इसको ऑब्वियसली हम शायद हम किसी भी कीमत पर जाने को तैयार है। सीज़फायर होती तब है जब आपको रियलाइज हो कि दुश्मन ने हमें किसी दूसरे को सरप्राइज दिया है, और यही आपने देखा है जो ब्रेक पे जाने से पहले मैं कर रहा था कि उन्होंने इजराइल को सरप्राइज दिया है कि हम पेनिट्रेट कर सकते हैं आपका डिफेंस। इजराइल को ये रियलाइज कराया है द वर्स्ट इज येट टू कम, इसको सरप्राइज दिया, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, वी स्टिल हैव द रिजॉल्व टू हिट बैक अमेरिका आल्सो, अगर अमेरिका कूदेगा। दैट इज व्हाई आप नोट कर रहे हैं अमेरिकन, लास्ट पॉइंट मेरा इसके ऊपर ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने क्या कहा है, दोनों को सल्यूट कर दिया कि दोनों की एनर्जी, दोनों का स्टैमिना, दोनों की रेजिलियंस, दोनों की करेज। तो ये करेज और ये कॉम्प्लीमेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट से ऐसे नहीं मिलते। अगर ये ना होती तो इट शुड हैव बीन ओनली वन साइडेड करेज
और ये सारी सल्यूट उन्होंने जो कि अभी तक था। अगर हम प्रेसिडेंट ट्रंप के गुज़िश्ता स्टेटमेंट्स को देखें तो बड़े स्ट्रॉन्ग मैसेजेस ईरान को जा रहे थे। ईरान को बार बार ये धमकाया जा रहा था कि इससे ज़्यादा कड़ा तुम पे अटैक हो सकता है। नाउ द टोन एंड द सेंटिमेंट हैज़ एंटायरली चेंज्ड। अब इसके अंदर थोड़ी सी बात सफारती और दूसरे डिप्लोमेटिक चैनल्स की भी कर लेते हैं। दूसरी माइट रखने वाली कंट्रीज़ हैं जिनके अगर बात की जाए रशिया की, चाइना की, अच्छे ताल्लुकात समझे जाते हैं ईरान के साथ। आमिर साहब क्या कहेंगे, क्या उनका भी किसी तरह का कोई इसके अंदर अमल दखल है, चाहे वो बैक चैनलिंग के थ्रू हो या फिर फोरफ्रंट पर आकर हो? आप इस सिनेरियो को कैसे रीड कर रहे हैं? इस तरह बिल्कुल है, उनका बैक चैनल पर है। बहुत ज़्यादा उन्होंने जाहराना अंदाज में डिप्लोमेसी नहीं किया, जाहराना अंदाज में उन्होंने कोई दबाव इजराइल पे, अमेरिका पे नहीं डाला, लेकिन जो वो कर सकते थे। ज़रा चीन का आपको पता है कि बहुत ही उनका एक वाइज किस्म की लॉन्ग टर्म वो करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट से बचते हुए चलते हैं। रूस ने यकीनन ज़ाहिर है कि उसने इस असना में देखा कि यूक्रेन में अपनी कार्रवाइयाँ बढ़ा दी और उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया है। बात ये होती है कि स्टेट क्राफ्ट में कोई किसी का सिंसियर दोस्त नहीं होता, सब रियासतें अपने अपने मफादात के लिए काम कर रही होती हैं। आपका जो बड़ा बुनियादी सवाल जो आपने वक्फे से पहले पूछा था या छोड़ा था कि जी क्या ट्रैप में फंस रहा था ईरान, मेरा जो तजदिया कहता है कि जब इन्होंने कतर में अमेरिकी अड्डे के ऊपर जब इन्होंने मिसाइल मारे तो दे वॉक राइट इनटू द ट्रैप जो इजराइल ने इनके लिए बिछाया था। उसकी वजह आपने ये देखो कि कतर की तरफ से एक सख्त बयान आया, ठीक है। अगर वो किसी और अमेरिकी पे करते रीजन में तो उनकी तरफ से भी यही होता। और उसकी मिसाल मैं बिल्कुल यूं दूंगा कि जब बरादर इस्लामी मुल्क ईरान ने पाकिस्तान पे एक टेररिस्ट कैंप को नाम नेहाद को उन्होंने निशाना बनाया तो पाकिस्तान ने विदिन मतलब a very short span of time there was a symbolic exchange of missiles. You are absolutely right between the two countries as well. सोवरेनिटी जो है वो उसको वायलेट करना बर्दाश्त नहीं करता। फिर यही एक्सक्यूज भारत ने लिया। भारत ने ये नहीं कहा हमने मिलिट्री टारगेट्स किए, तो उन्होंने कहा हम टेरर कैंप पे मार रहे थे, ठीक है ना। लेकिन पाकिस्तान ने रिटेलिएशन किया। तो ये एक अगर फर्ज करें कि ईरान अगर अपना फोकस रखता है इजराइल ही के ऊपर तो जाहिर है कि जो उसको एक साइलेंट डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिल रही थी वो मिलती रहती। अब होगा क्या, जंग की दोनों रियासतें जो है चेस्ट थम्पिंग करेंगी कि जी हमने ज्यादा नुकसान पहुंचाया, हमने ज्यादा नुकसान पहुंचाया। लेकिन एक हकीकत ये है अगर ऑब्जेक्टिवली देखा जाए कि न्यूक्लियर जो उनका प्रोग्राम था उसको पीछे धकेल दिया है इजराइल और उसके मगरबी इत्तेहादियों ने। उन्होंने उनकी जो लीडरशिप थी उसको एलिमिनेट किया है, उन्होंने उनके साइंटिस्ट को एलिमिनेट किया है। ईरान के लिए बड़ी फिक्र की बात होनी चाहिए कितना बड़ा वहां पर जासूसी का नेटवर्क वो लोग ऑपरेट कर रहे थे कि ईरान की सरजमीन से ड्रोन उड़ा रहे थे। बिल्कुल पिन पॉइंट जाके उन्होंने अपने अहदाफ को निशाना बनाया, अशखास को निशाना इसके ऊपर मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप थोड़ा सा एलाबरेट करें। जो तशक्कुर पाकिस्तान की सदाएं ईरान की पार्लियामान में हमने देखी, उसकी एक बड़ी वजह यह है व्हाट पाकिस्तान हैड बिन वार्निंग ईरान अबाउट। यानी ठीक है पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात कोई बहुत बेहतरीन नहीं थे, लेकिन बार बार चारबहार और बाकी जगहों पर जो इंडियन इन्वेस्टमेंट आ रही थी, पाकिस्तान हैड बिन वार्निंग ईरान की। ये जो आपने कहा कि जासूसी नेटवर्क फैला, उसमें इंडियन मदाखलत का एक बहुत बड़ा हाथ है। इंडिया और इजराइल की जो मिलिट्री अलायंस है वो ढकी टूपी नहीं है। तो आप समझते हैं कि ईरान भी अब आने वाले दिनों में अपनी इंटीरियर जो सेफ्टी और सिक्योरिटी पॉलिसीज है उसमें भी बड़ी तब्दीली लेके आएगा? बहुत आपका मेरे ख्याल में बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है ये सिद्रा कि जो भारत का किरदार था, पाकिस्तान ने एक एज अ स्टेबलाइजिंग कंट्री जो है बड़ा एक पॉजिटिव रोल अदा किया। हमने बड़े रिस्ट्रेन के साथ डिप्लोमेसी की। हमारा कल का भी जो स्टेटमेंट था उसमें अमेरिका को कोई हमने निशाना नहीं बनाया, उस पर तनकीद नहीं की, इजराइल पे हमने की। और ईरान के लिए जो लेसन है कि पाकिस्तान के खिलाफ ईरानी सरजमीन इस्तेमाल हुई है। ये जो कुलभूषण यादव 2016 में पकड़े गए थे वो ईरान से ऑपरेट कर रहे थे, ठीक है ना। और उसके मुकाबले में आप देखें कि एक पूरा वास्ट नेटवर्क था। बिल्कुल ये दुरुस्त है कि जी सिर्फ ईरान में नहीं, हत्ता कि मैं कहूँगा मिडल ईस्ट में भी जो है इंडियंस का जो है पेनिट्रेशन है, जासूसी नेटवर्क है। कतर ने मेरे ख्याल में 51 ऐसे जासूस पकड़े थे जिनको वतन वापस भेजा गया है, भारतीय जासूस थे ये। भारतीय तो ये तमाम मुस्लिम ममालिक के लिए है कि जो भारत जो है कोई ट्रस्टवर्दी आपका दोस्त नहीं है। और ये पाकिस्तान को चीज़ बहुत ज़्यादा हमारे मीडिया को हाईलाइट करनी है और उनको समझाना है, हमारे डिप्लोमेट्स को भी, कि भारत ने आपके साथ क्या दोहरा खेल खेला है और पाकिस्तान को अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। देखिए पाकिस्तान ने जो मई में हमारा कॉन्फ्लिक्ट भारत के साथ हुआ था, ईरान ने खुलकर हमारा उस तरह साथ नहीं दिया था, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान ने जो है और पाकिस्तान की अवाम ने जो है उसकी तमाम तर हमदर्दियाँ जो थी वो ईरान के साथ थी। लेकिन वो कोई जुनूनी और जज्बाती अंदाज में नहीं थी। हम लोग डिप्लोमेटिक सपोर्ट कर रहे थे। जब सोशल मीडिया पे भारत से कैंपेन की गई
कि जी पाकिस्तान लॉजिस्टिक सपोर्ट कर रहा है और झूठी खबरें लगाई गई कि जी न्यूक्लियर वेपन, तो हमने बिल्कुल वजाहत की कि जी हमारा जो फौज है, हमारा जो न्यूक्लियर वेपन है वो पाकिस्तान के अपने दिफा के लिए है। Amit, this is a very interesting point that you're trying to push out over here. इजराइल की और शायद भारत की ये ख्वाहिश थी कि इस तनाज़े में पाकिस्तान को भी इम्प्लिकेट किया जाए। हमने देखा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात हुई, उसके बाद तुर्की में उनकी मुलाकात अर्दोगान साहब से हुई, तो यानी पाकिस्तान के लिए दिस वाज अ वेरी वेरी ट्रिकी सिनेरियो एज वेल। इसके बारे में मैं चाहूँगी कि आप कमेंट करें कि पाकिस्तान के ऊपर जो इसके मुतारकात हो सकते हैं, क्या वो टल गए हैं और आर वी स्टिल इन अ पॉज सिचुएशन? देखिए, पाकिस्तान ने बड़ा हाई वायर एक परफॉर्म किया और जो अच्छी बात है कि पाकिस्तान को जो हमारा बैंडविड्थ अमेरिका के साथ बड़ा कम हो चुका था जो बाइडेन दौर में डिप्लोमेसी का, उसको हमने वाइडन किया और वो हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी के जरिए किया गया कि आसिम मुनीर साहब जो थे वो वहाँ पे थे अलॉन्ग विद NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वहाँ पे बातचीत की और पाकिस्तान ने यानी कि अमेरिका को एंगेज करते हुए भी अपना जो प्रिंसिपल स्टांस था वो नहीं छोड़ा और वो ईरान के साथ जो हमने डिप्लोमेटिक सपोर्ट हम ऑफर कर सकते थे अपनी ताकत के हिसाब से वो हमने की। हमने एडवेंचरिज्म से गुरेज। बिल्कुल सही। अच्छा, एक आमिर आखिरी सवाल मैं खालिद साहब से करना चाहूँगी, विच इज़ गोइंग टू बी अबाउट द न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। खालिद साहब, ये बात मेरे ख्याल में बहुत अनपॉपुलर है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म व्यू लेते हुए एक वेस्ट की ख्वाहिश है, एक अमेरिका की या इजराइल की ख्वाहिश है कि न्यूक्लियर ईरान इज़ अनएक्सेप्टेबल टू देम, लेकिन मैं इस पर आपका पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव चाहूँगी कि पाकिस्तान ऑलरेडी ऑन इट्स ईस्टर्न बॉर्डर हैज़ अ न्यूक्लियर माइट, हम उसको डेटरेंस के तौर पे और उसको एनिमी टेरिटरी करार देते हैं। ईरान से हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं, बट हाउ विल अ न्यूक्लियर ईरान impact the security and the defense strategy of Pakistan? Possibility in the long run? Very challenging question to handle because ये मैं आपको यहाँ तक मैं बता सकता हूँ कि जब मैं यंग ऑफिसर था और हमने जब न्यूक्लियर किया था और उस वक्त तो मेरी ड्यूटी यहाँ प्रोटेक्शन पे लगती भी रही है, न्यूक्लियर प्लांट जो कोटा पर था हमारा, और उस वक्त भी हमें दो तरफ से ही खतरा था पाकिस्तान को जब हम इसके डिफेंस करते थे और एक तो ऑब्वियसली दोनों मुल्क आप के ज़हन में आगे होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ जिनसे थ्रेट थी। हमारे बाय द वे बहुत हमारे जब न्यूक्लियर जाने पर भी बहुत ज्यादा लोग हमारे इवन ब्रदरली इस्लामिक मुल्क सारे सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे, ये भी ज़हन में रखें। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि न्यूक्लियर ईरान के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आनी चाहिए। आपने नोट किया होगा कि ये बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होगी पाकिस्तान बिटवीन द टू न्यूक्लियर नेबर्स। उसके अंदर फिर ज़ाहिर है ऑब्लिगेशन पाकिस्तान पर बढ़ जाएगी टू हैव ग्रेट टाइज विद ईरान और ऑब्वियसली हॉस्टिलिटी तो किसी तरह की हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते। एक तरफ इतना लंबा बॉर्डर हमारा इंडिया के साथ है, अफगानिस्तान के साथ वो कंफर्ट जोन नहीं है हमारा जो हम चाहते हैं, जो ख्वाहिश है जिसकी, और ईरान भी न्यूक्लियर इट विल बी अ वेरी वेरी टाइट सिचुएशन और ऑब्वियसली वेरी चैलेंजिंग डिप्लोमेटिक लेवल पे भी मिलिट्री लेवल पर भी एक नए चैलेंजेस तो उभरते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट ऑब्वियसली हम पाकिस्तान जैसे जितना हम पीसफुल रहना चाहिए और पाकिस्तान को ये हमारी ऑब्लिगेशन है, बिकॉज ईरान भी पहला मुल्क था जिसने हमें पाकिस्तान की आज़ादी के बाद उसे एज एन इंडिपेंडेंट मुल्क तस्लीम किया था। तो हमारे टाइज अप एंड डाउन होते जरूर रहे हैं, लेकिन एक न्यूक्लियर होना जैसे मैंने कहा एक पाकिस्तान के लिए बड़ी थिन लाइन और चैलेंजिंग होगा टू कीप द बैलेंस बिटवीन द टू कंट्रीज। ऑब्वियसली एक तरफ एक न्यूक्लियर है और दूसरा। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब। दिस इज हाउ द वर्ल्ड डिफेंस एंड द न्यू ऑर्डर इज इवॉल्विंग। उसके अंदर हर मुल्क को अपने तई अपने दिफा को भी मजबूत बनाना है, अपने डिप्लोमेटिक ताल्लुकात को भी मजबूत बनाना है ताकि देर पा अमन कायम हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद थे, खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। वी हैड एन इन डेप्थ एनालिसिस। इंशाल्लाह ताला कल मज़ीद ख़बरों के साथ, मज़ीद स्टोरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।